यह वीडियो लोकप्रिय जनप्रिय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को समर्पित है। जब माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश की बागडोर संभाली तो जनता में एक उत्साह था, मोदी है तो संभव है। देश व विदेश मोदी मोदी के नारों से गुंजायमान हुआ। अब सवाल उठता है कि क्या माननीय नरेंद्र मोदी जी विभिन्न कसौटियों पर खरे उतरे? तो सबसे बड़ी कसौटी थी कि वोट पॉलिटिक्स के चलते हुए लगभग 55 ऐसे कानून बनाए गए जो संविधान के समानता के मूलभूत अधिकार के खिलाफ थे। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा एवं राज्यसभा में पूर्ण बहुमत हासिल होने के बावजूद भी ऐसे नियमों को रिपील नहीं किया। वो चाहते तो हाँ की जीत और ना की हार के सिद्धांत के तहत एक रिजोल्यूशन के माध्यम से सभी 55 संविधान के विरुद्ध में बनाए गए कानूनों को रद्द किया जा सकता था। बर्सिप प्लेसेस एक्ट जैसा घटिया कानून जो मिस्टर नरसिम्हा राव तत्कालीन प्रधानमंत्री की लंगड़ी सरकार, जिसको पूर्णतः बहुमत नहीं था, कॉलिशन की सरकार ने एक घटिया कानून बनाया जिसमें 15 अगस्त 1947 की स्थिति को बरकरार रखने का कानून बना डाला। मैं इस देश की जनता को बताना चाहता हूं कि इस देश के साथ जो कुछ भी हुआ वो 15 अगस्त 1947 के पहले हुआ। आतताई आतंकी लोग आए, उन्होंने लूट की, हत्याएं की, हमारी महिलाओं के साथ बलात्कार किया और उन्हें 2-2 दीनारों में बेचा, जिसके चिन्ह आज भी मौजूद हैं। फिर ये सब 15 अगस्त 1947 के पहले ही हुआ है। तब 15 अगस्त 1947 जैसी कट ऑफ डेट रखना एक घटिया मानसिकता को दर्शाता है। इतना ही नहीं, राम जन्मभूमि को छोड़कर शेष सभी विवाद परिवाद जो किसी भी न्यायालय में लंबित थे, उन्हें सेक्शन 3 के तहत नस्तीबद्ध करने का फरमान इस एक्ट ने सुना दिया। सेक्शन 4 बर्सिप प्लेसेस एक्ट ने आम आदमी से न्याय की भीख मांगने का हक छुड़ा लिया। लिहाजा बर्सिप प्लेस जैसा घटिया कानून जो कि पूर्णतया असंवैधानिक है, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उसे भी नहीं हटाया। वक्फ बोर्ड एक्ट जिसमें अभी 44 संशोधन प्रस्तावित हैं, जब यह कानून संविधान की मूल भावना कि सभी लोग एवरीबडी इज इक्वल बिफोर द लॉ, एवरीबडी इज इक्वल इररिस्पेक्ट ऑफ सेक्स, रेस, रिलीजन एटसेट्रा, तब रिलीजन के आधार पर भेदभाव करते हुए वक्फ बोर्ड एक्ट कैसे बनाया गया, वो भी 1954 में। फिर उसे 2 बार संशोधित करते हुए और घृणित बना दिया, जिसमें सभी न्याय करने के, अपील करने के सभी अथॉरिटीज एक ऐसी व्यवस्था को थोप दी जिसमें सिर्फ मुस्लिम थे। ये तो विवाद है, इसमें संपत्ति कोई मुस्लिमों की तो नहीं है। ढेर सारी संपत्ति पर कब्जा किया गया और फिर हम सिर्फ उसमें संशोधन कर रहे हैं।
जब सभी धर्म समान हैं तो माइनॉरिटी कमीशन धर्म के आधार पर कैसे बन सकता है? जब सभी धर्म समान हैं तो माइनॉरिटी मिनिस्ट्री धर्म के आधार पर कैसे बन सकती है? यहां तक कि हिंदुओं से अपने धर्म की शिक्षा देने का अधिकार भी छुड़ा लिया। लिहाजा मुसलमानों को एक पूरा देश देने के बाद कम से कम शेष बचे हुए हिंदुस्तान में सभी जाति, सभी धर्म के लोग बराबर होना चाहिए थे। दुख की बात है माननीय नरेंद्र मोदी जी, आपने इनमें से किसी भी कानून को नहीं हटाया और अभी आप जो वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट एक्ट लाए हैं, मेरा आपसे निवेदन है कि इसे पूरी तरह से रिपील किया जाए। आज इसी वर्ष 3 नए कानून लाए गए। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से, माननीय अमित शाह जी से पूछता हूं, इज इट नॉट द ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल? उस समय के नेताओं ने अपने लाभ के लिए भारतवासियों पर अंग्रेजों के बनाए गए नियम, कानून और प्रशासनिक व्यवस्था थोप दी। यह बहुत ही स्पष्ट उद्देश्य के लिए बनाई गई थी, जिससे भारतीयों में हीन भावना पैदा हो, उन्हें उत्पीड़ित किया जा सके, जहां भी संभव हो उन्हें अपमानित किया जा सके और प्रशासनिक व्यवस्था को, जजेस को असीमित पावर दे दिए गए और प्रक्रिया में उलझाकर न्याय को विलंबित करने का भी असीमित अधिकार व्यवस्था को दे दिया। आजादी के 77 साल बाद क्या हम कानून की आत्मा नहीं बदल सकते थे? क्या हम 5 सर्टेनिटी के तहत अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त भारत नहीं दे सकते थे? मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी को अवगत कराना चाहूंगा कि 2017 को 5 सर्टेनिटी के साथ अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त भारत संभव है। यह प्रस्ताव भारत सरकार को बीपीआरएनडी होम विभाग के माध्यम से भेजा गया था। 2018 में मैंने आपसे, माननीय अमित शाह जी से डीओ लेटर लिखकर प्रेजेंटेशन की कॉपी भेजते हुए समय मांगा था। क्या अपराध मुक्त भारत और भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए आपके पास 15 मिनट का समय नहीं था? 2019 में इसे नेशनल पुलिस मिशन फॉर क्राइम फ्री भारत को रिकॉग्नाइज किया गया। इसे माइक्रो मिशन 06 के तहत मान्यता दी गई और तब से मैं ही इस मिशन का नोडल ऑफिसर हूं। जब 5 सर्टेनिटी के साथ कैसे अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त भारत होगा, इसका कॉन्सेप्ट नोट और 30 सितंबर को एक कानूनी आधार, जिसका जानबूझकर लंबा नाम दिया गया था, नेशनल अथॉरिटी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस इन इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम, अंडर एंट्री 65C शेड्यूल 7 लिस्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत यह बीपीआरएनडी के माध्यम से भारत सरकार को भेजा गया। आज भी यह भारत सरकार के पास लंबित है। लिहाजा भारत सरकार के पास कॉन्सेप्ट भी था, कानूनी आधार भी था। उसकी आत्मा यदि इन 3 नियम कानूनों को सौंप दी जाती तो इस देश का भला होता। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि सभी राजनीतिक पार्टियां एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। इन राजनीतिक पार्टियों ने जाति के आधार पर,
धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, संकीर्ण राजनीति के आधार पर उम्मीदवारों को टिकट देने की कोशिश की और एक विनेबिलिटी का घटिया सा पैमाना बनाया, जिसके तहत यदि कोई दुष्ट है तो विनेबल है, यदि कोई अपराधी है, कोई बाहुबली है, कोई गुंडा है तो विनेबल है, यदि कोई धनबली है तो वो विनेबल है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने एक जैसे हथकंडे अपनाए, फ्रीबी बांटने के, दारू बांटने के, साड़ी बांटने के, पैसे बांटने के, मुर्गे बांटने के, और इन्हें बांटने के तरह तरह के एक कॉन्सेप्ट निकाले। उन पर अभी हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन इस तरीके से गरीब व्यक्तियों के वोट को खरीदा गया। दुर्भाग्य की बात है कि जिनके वोट से हमारे राजनेता एमएलए और एमपी बने, उनको वो रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। यह सभी पार्टी विप से बंधे हुए अत्यंत ही मजबूर प्राणी हैं। अब सवाल उठता है कि क्या आज हमारे राजनेता की सोच, चिंतन और क्षमता एक अच्छा देश देने की है? मेरा मानना है बिल्कुल नहीं। तब विकल्प क्या है? मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, बहुत आसान विकल्प है। यदि आप 21 महालक्ष्यों, 5 मौलिक अपराधों, मौलिक अधिकारों के सहित यदि आप स्वीकृति प्रदान करेंगे, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको अपने देशवासियों से टैक्स नहीं लेना होगा। और क्राइम फ्री भारत के 2 मॉडल्स हैं, एक क्राइम फ्री भारत का रेवेन्यू मॉडल और दूसरा क्राइम फ्री भारत का पेपर करेंसी मुक्त भारत, जिसमें 2% की ट्रांजैक्शन फीस का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत भारत सरकार के पास 20 गुना ज्यादा पैसा पहुंच जाएगा। मेरी प्रार्थना है कि इसे आप स्वीकार करें और 2025